हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हम आज की अपनी क्लास की ओर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी और वहाँ से देखते हैं हम सबसे पहले भारत का संवैधानिक विकास। सबसे पहले देखेंगे संविधान। संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? तो किसी भी देश या राज्य में, है ना, किसी भी देश या राज्य में शासन व्यवस्था चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक वैधानिक दस्तावेज की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो संविधान में क्या होता है? इसमें शासन के सभी मूलभूत कानून का वर्णन होता है, जिनके अनुरूप क्या होता है, किसी देश या राज्य के शासन को चलाया जाता है। ठीक है, इसके लिए संविधान का निर्माण किया गया। अब देखेंगे भारत का संविधान कैसा है। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, भारत में कौन सा संविधान चलता है? तो यहाँ पर लिखित संविधान है। फिर नेक्स्ट अगला देखेंगे, भारत में ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश आए थे वो कब? 1600 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए कहाँ आए थे? ये भारत आए थे। ठीक है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? व्यापार करने के लिए क्या आए थे? भारत आए थे। और उस समय कौन थी महारानी वहाँ की? एलिजाबेथ थी। रानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। इन्होंने एक चार्टर जारी किया और इस चार्टर के द्वारा उन्होंने क्या किया? तो भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। किसको? ब्रिटिशर्स को। फिर क्या हुआ? सन 1765 ईस्वी में अंग्रेज ने कौन कौन से इलाके पर, यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये हो गया भारत। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है? उड़ीसा और बिहार और कहाँ का? तो बंगाल। ठीक है, कहाँ का? बंगाल का। इन तीनों जगह पर उन्होंने क्या की थी? यहाँ की दीवानी दे दी। ठीक है, सन 1765 में अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनकी दीवानी उन्होंने प्राप्त कर ली। भारत का संवैधानिक विकास को हम कितने भागों में वर्गीकृत करेंगे? 2 भागों में देखेंगे। ठीक है, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और दूसरा किसके अंदर? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो सबसे पहले देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ये किसके अंतर्गत था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। फिर क्या हुआ था? 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, तो 1857 की क्रांति से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, है ना, तो उनके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने क्या किया था? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत सारी शक्ति आ गई थी। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आती थी, अब एक कंपनी के अधिकार को लेकर किसके अंतर्गत आ गई? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ये किसके बाद हुआ? तो 1857 की क्रांति के बाद, इसीलिए इसको क्राउन के अंतर्गत वाला एक्ट कहेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसको अभी हम क्रम से देखेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या हुआ था। फिर आया था ईस्ट इंडिया एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये कब आया था? तो ये 1784 में आया था। चार्टर एक्ट पढ़ेंगे हम 1793 का, चार्टर एक्ट पढ़ेंगे 1813 में, और फिर एक चार्टर एक्ट आया था 1833 में, और एक चार्टर और आया था 1853 में। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत होगा? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने वाले सारे के सारे एक्ट हैं। फिर इधर देखेंगे तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ठीक है, जिसमें कंपनी के अधिकार को समाप्त करके किसके अंतर्गत आ गया? ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों पर कमांड रख ली। ठीक है, अब देखेंगे फिर भारत शासन अधिनियम 1858 इसी के अंतर्गत आएगा। भारत परिषद अधिनियम 1861 इन्हीं में पढ़ेंगे। भारत परिषद अधिनियम 1892 आएगा। भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको पार्लियामेंट सुधार के नाम से भी जाना जाता है। फिर आएगा भारत शासन अधिनियम 1919 का। भारत शासन अधिनियम 1935 का पढ़ेंगे। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था? तो हमारा देश आज़ाद हुआ था। अब हम देखते हैं फिर सबसे पहले कंपनी का शासन। इसमें सबसे पहले हम कहाँ से कहाँ तक का पढ़ेंगे? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ करके हम कहाँ तक पढ़ेंगे? 1858 ईस्वी तक के एक्ट को पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में क्या हुआ था? तो इसके अंतर्गत, ठीक है, इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था? तो बंगाल के लिए क्या बनाया जाएगा? एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी। और इसकी सहायता से कितने सदस्य? तो 4 सदस्य। ठीक है, इसकी सहायता से 4 सदस्यीय एक परिषद की नियुक्ति की गई। और सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। फिर देखते हैं नेक्स्ट, इस अधिनियम के तहत और क्या हुआ था? तो एक मद्रास में और बम्बई, ठीक है, और प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया था। ठीक है, बंगाल में क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? वारेन हेस्टिंग को। और इसी के साथ साथ मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी किसके अंतर्गत आएंगे? ये दोनों के दोनों बंगाल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, किसके अंतर्गत आएंगे? बंगाल के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट फिर अगला देखेंगे
इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था, तो 1774 ईस्वी में कलकत्ता में क्या हुई थी, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। किस एक्ट के तहत हुआ था ये, तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। कौन सी ईस्वी में पूछा जाएगा, तो 1774 में। ठीक है, 1774 ईस्वी में क्या हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, कलकत्ता में। ठीक है, कितने न्यायाधीश होते थे, तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते थे। ठीक है, इसके साथ 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था, एलिजा इम्पे को। ठीक है, एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश बने थे और चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड ये क्या बने थे, तो ये सहायक न्यायाधीश बने थे। हमसे ये पूछा जाएगा प्रश्न में कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी, तो क्या कहेंगे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। कितने न्यायाधीश थे, तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, इनके साथ में 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था, एलिजा इम्पे को। ठीक है, एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था और अन्य न्यायाधीश कौन थे, तो कौन थे, चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड ये क्या थे, 3 अलग सहायक न्यायाधीश थे। ठीक, नेक्स्ट फिर अगला देखेंगे, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को क्या किया गया, निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार और रिश्वत लेने पर क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया था। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें क्या किए थे, जो ब्रिटिश कंपनी थे, है ना, और उनके जो कर्मचारी थे वे क्या नहीं कर सकते, निजी व्यापार नहीं कर सकते और ना ही किसी भारतीय से ये रिश्वत ले सकते थे। ठीक है, इसको भारतीयों से रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया, साथ ही साथ किस पर प्रतिबंध लगाया, निजी व्यापार करने से इन पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया। फिर नेक्स्ट अगला देखेंगे हम, फिर क्या हुआ था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से क्या हुआ था, कोर्ट ऑफ, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया था। किसके लिए, तो कंपनी पर नियंत्रण अधिक सशक्त कर दिया। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन करके इसने क्या किया, जो कंपनी थी, है ना, उस पर क्या लगाई, इस पर नियंत्रण। ठीक है, और इस पर क्या किया, अधिक सशक्त कर दिया। इसके तहत क्या किए गए, तो सैन्य, नागरिक और राजस्व मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। ठीक है, एक तो सेना का और किसका, राजस्व मामला था। ठीक है, एक था सैन्य मामला और दूसरा कौन था, राजस्व मामला। इनकी जानकारी आपको किसको देनी होगी, ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। किसके अंतर्गत हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक, किसका गठन करके, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन करके कंपनी पर क्या क्या लगाया गया, नियंत्रण लगाया गया। फिर अगला आता है 1781 का। ठीक है, 1781 का अधिनियम देखते हैं, इसमें क्या हुआ था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमी है ना। पहले क्या था, 1773 का एक्ट आया था, तो इसमें जो कमियां रह गई थी उनको दूर करने के लिए क्या किया गया, 1781 का एक्ट लाया गया था। ब्रिटिश संसद ने इस अधिनियम को पारित किया था। ठीक, किसने पारित किया, ब्रिटिश संसद ने। इस अधिनियम को एक्ट ऑफ क्या कहते हैं हम, सेटलमेंट। ठीक है, जो 1781 का अधिनियम है इसको किस नाम से जाना जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर नेक्स्ट अगला आता है 1781 के बाद फिर आया 1784। ठीक है, 1784 में क्या आया था, पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इस एक्ट को किसने जारी किया था, तो ब्रिटिश के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, विलियम पिट के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, जो पूछा जाएगा कि 1784, ठीक है, सबसे पहले तो ये पूछा जाता है इसमें पिट्स इंडिया एक्ट कब का है, तो आपको बताना होगा 1784 का है। इसको प्रस्तुत किसने किया था, तो ब्रिटिश के उस समय जो तात्कालिक मतलब उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो विलियम पिट थे। इन्होंने इनको क्या किया था, प्रस्तुत किया था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट किसने, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, ठीक है, ब्रिटेन के जो तात्कालिक प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, इनके द्वारा इनको प्रस्तुत किया गया। फिर देखेंगे इस एक्ट के द्वारा कंपनी के जो व्यापारिक और कौन सा दूसरा था, प्रशासनिक कार्य, इन दोनों को क्या कर दिया गया, अलग। भैया तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। ठीक है, जो व्यापारिक और प्रशासनिक मामले थे इन दोनों को क्या कर दिया गया, अलग। ठीक है, इसका अलग और इसका अलग। किसके द्वारा हुआ था, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के जो व्यापारिक मामले हैं और प्रशासनिक मामले हैं इसको दोनों को अलग अलग कर दिया गया। फिर देखेंगे अलग, फिर क्या हुआ था इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट ने सरकार को कंपनी के राजनीतिक मामले पर अधिक नियंत्रण देने के लिए किसकी स्थापना की थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये किसके लिए आया था, राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। और इसी तरह से जो वाणिज्यिक मामले हैं, है ना, उसको कंपनी ने
किसके, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास रखा था। ठीक है, याद रहेगा कि राजनीतिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और वाणिज्यिक मामले के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसके पास में रखा गया। इसी प्रकार द्वैत शासन का शुभारंभ हुआ था। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा कि द्वैत शासन किस एक्ट से आया था, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसका शुभारंभ हुआ था किसके द्वारा, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। इसमें क्या किया गया था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके, राजनीतिक मामले के लिए, और क्या किया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किस मामले के लिए था, तो वाणिज्य के मामले के लिए था। नेक्स्ट फिर अगला देखेंगे, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य वाला राज्य घोषित किया गया। किस एक्ट के द्वारा, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र है, ठीक है, हमारा ये भारत है, ठीक है, और ये किसके अधीन है, कंपनी के अधीन वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, उसको पहली बार क्या किया गया, ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र घोषित किया गया। मतलब सब चीज़ हमारा रहेगा। ठीक है, हमारा भूभाग, हमारा क्षेत्र, तुम्हें यहाँ व्यापार करने के लिए यहाँ कंपनी बसा ली। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है इस एरिया में ब्रिटिश सरकार की कंपनी है, तो ये क्षेत्र क्या हो गया, ब्रिटिश का है ना। इस पर किसने आधिपत्य किया, ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र घोषित किया गया किस एक्ट के तहत, तो 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। नेक्स्ट अगला देखेंगे, गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर कितनी कर दी गई, तो 3 कर दी गई। पहले हमने कितने देखा था, 4 सदस्य थे। ठीक है, और अब कितने कर दिए गए, इसको घटाकर 3। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा कि 1784, ठीक है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ था, जो संसद है ना, गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या है उसको घटाकर कितनी कर दी गई, तो 3 कर दी गई। पहले कितनी थी, 4। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति दी गई कि ब्रिटिश नियंत्रण भारत में सभी नागरिक, सैन्य सरकार और राजस्व गतिविधि का क्या होगा, अधीक्षण एवं नियंत्रण करेगी। समझ में आया कि नियंत्रण बोर्ड को शक्ति दे दी गई। ठीक है, जो नियंत्रण बोर्ड बनाया गया था उनको क्या की गई, शक्ति दे दी गई कि वो क्या कर सके, ब्रिटिश नियंत्रण भारत में सभी नागरिक, सैन्य सरकार और राजस्व गतिविधि का क्या करेंगे, अधीक्षण और नियंत्रण करें। फिर नेक्स्ट अगला देखेंगे, अब कौन सा एक्ट आएगा, 1786 का। ठीक है, इस अधिनियम में क्या हुआ था, तो 1786 के अधिनियम में क्या हुआ था, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, पहले हमने क्या देखा था कि पहले गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था, बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, 1786 के अधिनियम में क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को विशेष स्थिति में क्या किया, अपने परिषद के निर्णय को ये क्या कर सकते थे, निरस्त करने का इनको अधिकार दे दिया। किस अधिनियम के तहत हुआ, 1786 के अधिनियम के तहत। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान की गई। ठीक है, क्या की गई, इनको गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति दे दी गई। पहली बार दोनों अधिकार गवर्नर जनरल किसको प्राप्त हुए थे, कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए थे। ठीक है, क्योंकि इस समय गवर्नर जनरल कौन बने थे, कॉर्नवालिस बने थे। और जब हम यहाँ पर पढ़े थे कि 1773 में किसको बनाया गया था, उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम 1786 का अधिनियम पढ़ रहे हैं। तो 1786 में गवर्नर जनरल अब कौन बन गए थे, कॉर्नवालिस बन गए थे। तो कॉर्नवालिस ही वह व्यक्ति बना था जिनको ये दोनों के दोनों अधिकार प्राप्त हुए थे। कौन सी की विशेष परिस्थिति में क्या किए, वे निर्णय हैं जो परिषद के निर्णय हैं उनको वे निरस्त कर सकते हैं गवर्नर जनरल। और दूसरा क्या दिया था कि इनको प्रधान सेनापति की शक्ति दे दी गई थी, किसे, गवर्नर जनरल को। ये किसे प्राप्त हुआ था, तो कॉर्नवालिस को प्राप्त हुआ था। फिर देखेंगे हम 1793 का चार्टर। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार हैं उनको कितने वर्ष, अगले 20 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। और नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की बात कही गई। ठीक है, पहले जो उनके नियंत्रक मंडल थे, ठीक है, उनको
वेतन था वे भारतीय राजस्व से नहीं जाते थे। किंतु जब 1793 का चार्टर एक्ट आया, इसमें क्या किया गया, जो अंग्रेज आए थे ना भारत में व्यापार करने के लिए, उनको अगले 20 वर्ष तक के लिए व्यापार का अधिकार इनको प्रदान कर दिया गया। और साथ ही क्या किया, नियंत्रक मंडल के जो सदस्य होते थे उनको वेतन भी दिया जाता था। तो वे कहाँ से देंगे, अब भारतीय राजस्व से उनको वेतन देने की बात कही गई। ठीक है, किस एक्ट के तहत, तो 1793 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा, 1793 के अधिनियम के द्वारा सभी कानूनों तथा विनियमों की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होगा, न्यायालय के पास होगा। ठीक है, और सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। कब हुई थी, तो 1700, यहाँ पर देख लेते हैं कब हुई थी ये, सबसे पहले 1774 में। और एक्ट पूछा जाएगा, ठीक है, तो किस एक्ट के तहत हुआ था, एक्ट पूछे तो 1775 एक्ट के तहत हुआ था। कब हुआ था, 1774 में। कहाँ स्थापित हुआ था, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे एलिजा इम्पे। नेक्स्ट फिर अगला देखेंगे, इस अधिनियम के द्वारा सभी कानून तथा विनियमों की व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया, न्यायालय को। किसके तहत, 1793 के चार्टर एक्ट के तहत। अब हम देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया। किसको छोड़कर, चाय और अफीम। ठीक है, चाय, अफीम और चीन के व्यापार, ठीक है, चीन के साथ व्यापार में कंपनी का एकाधिकार बना रहा, मतलब इन दोनों को छोड़कर। ठीक है, 1813 का जो चार्टर एक्ट है इसके द्वारा क्या किया गया, भारत में कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे, मतलब केवल वहीं यहाँ पर आकर क्या कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे। इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। किसके अतिरिक्त, तो चाय अफीम को छोड़कर, और चीन है ना, चीन के साथ व्यापार कर सकते हैं चाय और अफीम, इस पर केवल ब्रिटिश कंपनी ही क्या करेंगी, व्यापार कर सकती है, इसको छोड़कर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। ठीक है, चाय अफीम और चीन के साथ व्यापार पर क्या हुआ, कंपनी का एकाधिकार बना रहा 1813 तक। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का लाभांश कितना हुआ था, तो 10.5% इसको निर्धारित किया गया। नेक्स्ट 1813 के अधिनियम में और क्या हुआ था, तो इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता, मुंबई, मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद के द्वारा अनुमोदन किया जाना क्या होगा, अनिवार्य होगा। मतलब एक कलकत्ता में, मुंबई में, ठीक है, मुंबई में और मद्रास में। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में यहाँ की जो सरकार है, ठीक है, यहाँ की सरकार द्वारा जो बनाई गई विधि है उसको ब्रिटिश संसद के द्वारा क्या करवाना होगा, अनुमोदन करवाना अनिवार्य होगा। ब्रिटिश संसदीय, ठीक है, अनुमति के बिना यह क्या नहीं बन पाएगा, कानून नहीं बन पाएगा। ठीक है, यह कानून लागू नहीं किया जा सकता। इसके लिए ब्रिटिश संसद से आपको क्या करवाना होगा, अनुमोदन। फिर 1813 के एक्ट में और क्या हुआ था, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कितने, अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। फिर नेक्स्ट, इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख की धनराशि खर्च करने का इसमें प्रावधान किया गया। और ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, ये पूछा जाता है, काफ़ी पूछा जाता है कि 1813 के एक्ट के तहत भारतीय शिक्षा पर कितनी धनराशि खर्च की जाने का प्रावधान किया गया, तो 1 लाख। ठीक है, 1 लाख की धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया। और ईसाई मिशनरी को क्या की गई, भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। किस एक्ट के तहत हुआ, 1813 के एक्ट के तहत। फिर नेक्स्ट अगला देखेंगे क्या हुआ था 1813 के अधिनियम में। इस अधिनियम में भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय अनुदान का भी क्या किया गया, प्रावधान किया गया। ठीक है, भारतीय साहित्य के पुनरुद्धार और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए क्या दी जाएगी, अनुदान देना। ठीक है, अनुदान देने की प्रावधान की गई। किस एक्ट के तहत, 1813 के एक्ट के तहत। फिर आता है 1833 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, कौन सा, 1833। इस अधिनियम में क्या हुआ था, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया, भारत का गवर्नर जनरल। हमने क्या देखा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल पहले किसको बनाया गया था, वारेन हेस्टिंग को, है ना। तो अब हेस्टिंग्स नहीं बल्कि अब किसका, भारत का। ठीक है, अब बंगाल का नहीं बल्कि किसका, भारत का। यहाँ पर देखेंगे भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल के जो गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहले गवर्नर जनरल भारत के कौन बने थे, विलियम बेंटिंग बने थे ये पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल बनाया था विलियम बेंटिंग को। किस एक्ट के तहत, 1833 के एक्ट के तहत।
फिर अगला हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।